तो देश की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री ने आज अपना बजट लोकसभा में पेश करके इतिहास रच दिया है और इतिहास रचने के साथ साथ उन्होंने मोदी 2.0 सरकार का पूरा एजेंडा, पूरा रोड मैप पेश किया है। किन किन चीजों पर उन्होंने ध्यान दिया है, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात होम लोन की कर लेते हैं। होम लोन पर ब्याज में कटौती का ऐलान किया है, खासकर से उन लोगों के लिए जो अफोर्डेबल हाउसिंग में अपना घर खरीदते हैं। 45 लाख से कम होम लोन के ब्याज में 1.5 लाख तक की छूट थी, अब 45 लाख तक रुपए के मकान के खरीदने पर यह छूट बढ़ जाएगी। सस्ता घर खरीदने वालों को बजट में बड़ा फायदा दिया गया है। इसके अलावा जिन चीजों पर ज्यादा जोर दिया है वित्त मंत्री में, उसमें 2 से 5 करोड़ की आमदनी पर 3% सरचार्ज, यानी यह सरकार सूट बूट वाली सरकार नहीं है। अमीरों पर सरकार ने टैक्स का बोझ बढ़ाया है और जो लोग इससे ज्यादा कमाते हैं उन पर 7% सरचार्ज लगेगा। 2 करोड़ की आय पर टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है। 5 करोड़ से ज्यादा आमदनी पर, जैसा मैंने आपको बताया, 7% सरचार्ज लगेगा। लेकिन मध्यम वर्ग के लिए राहत इसलिए नहीं है क्योंकि इस बार भी बजट के स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया। कोई थैंक्स गिविंग सरकार की तरफ से नहीं है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण पेश करते हुए क्या कहा। सुनिए। जिनकी वार्षिक आय 5 लाख तक है, उन पर कर का बोझ कम करने के लिए बहुत से उपाय पहले ही कर चुके हैं, अतः उन्हें आयकर भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उन आयकर दाताओं का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना कर देकर राष्ट्र के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है। फिर भी आय का स्तर बढ़ाने की दृष्टि से जिनकी आय सबसे अधिक है, उन्हें राष्ट्र के विकास में अधिक योगदान देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं जिन व्यक्तियों की कर योग्य आय 2 करोड़ से 5 करोड़ तक और 5 करोड़ से अधिक है, उन पर अधिभार बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं, जिससे कि इन 2 श्रेणियों पर क्रमशः 3% और 7% बढ़ जाएगी। अन्य उपाय मैं प्रस्ताव करती हूं कि जो कर स्लैब है उसको सरल किया जाए ताकि जो वास्तविक कठिनाइयों को कम किया जा सके। जहां तक कॉर्पोरेट कर का संबंध है, इस हम दरों को चरणबद्ध ढंग से कम करते रहेंगे। 5% फिलहाल 25% की निम्न दर 250 करोड़ रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाली कंपनियों पर ही लागू होती है। मैं इसमें 400 करोड़ रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाली सभी कंपनियों को शामिल करने के लिए इसे व्यापक बनाने का प्रस्ताव करती हूं। इससे 99.3% कंपनियां इसके दायरे में आ जाएंगी। अब तक केवल 0.7% कंपनियां ही इस दर से बाहर रह जाएंगी। तो अमीरों पर टैक्स का बोझ बढ़ाया गया है, लेकिन मध्यम वर्ग को किसी भी तरह की स्लैब में परिवर्तन करके राहत कम से कम इस बजट में नहीं दी गई है। अंतरिम बजट में कुछ घोषणाएं जरूर की गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि ये ड्रीम बजट है। इससे जिस न्यू इंडिया को बनाने की वो बात कर रहे हैं, उसकी तरफ देश का कदम एक और आगे बढ़ा है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इस बजट को आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, खास तौर पर प्रदूषण और हवा और पानी के मामले में। यही बात उन्होंने कही क्योंकि इसमें अगले 50 साल का विजन दिखाने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री इसीलिए कहते हैं कि ये एक ड्रीम बजट है और ग्रीन बजट भी। निर्मला सीतारमण जी और उनकी टीम को मैं सिटीजन फ्रेंडली, डेवलपमेंट फ्रेंडली और फ्यूचर ओरिएंटेड बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये देश को समृद्ध और जन जन को समर्थ बनाने वाला बजट है। इस बजट से गरीब को बल मिलेगा, युवा को बेहतर कल मिलेगा।
इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी, विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। इस बजट से टैक्स व्यवस्था का सरलीकरण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण होगा। ये बजट उद्यम और उद्यमियों को मजबूत बनाएगा, देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाएगा। ये बजट शिक्षा को बेहतर बनाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस रिसर्च के लाभ को लोगों के बीच पहुंचाएगा। इस बजट में आर्थिक जगत के रिफॉर्म भी हैं, आम नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग भी है और साथ ही गांव और गरीब का कल्याण भी है। ये बजट एक ग्रीन बजट है जिसमें पर्यावरण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सोलर सेक्टर पर विशेष बल दिया गया है। पिछले 5 साल में देश निरक्षरता के वातावरण को पीछे छोड़ चुका है, उस वातावरण से बाहर निकल गया है। आज देश उम्मीदों से भरा हुआ है। तो देश उम्मीदों से भरा हुआ है, प्रधानमंत्री का ये कहना है। और इसी पर खास चर्चा करने के लिए कि क्या ये देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरह बढ़ रहा है, जो गोल रखा है इस सरकार ने कि 2025 तक इस देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। क्या ऐसा हो पाएगा इस बजट में? क्या उसका संकेत मिलता है? मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। अमिताभ कुंडू जी, जो कि जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, हरवीर सिंह साहब जाने माने जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं आउटलुक हिंदी के, और साथ ही साथ मेरे साथ अरुण जैन जी हैं, चेयरमैन हैं एसोचैम के, को चेयरमैन हैं एसोचैम के। सबसे पहले अमिताभ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या आपको लगता है, हम ये थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि उन्होंने बजटरी एलोकेशन बजट भाषण में नहीं पढ़े, इस आर्गुमेंट से आगे चलकर देखें तो क्या ये एक रोड मैप देता है कि आने वाले 5-6 साल के अंदर हम वाकई $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे? देखिए, रोड मैप के बारे में यही कहूंगा कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है इसके बारे में हमें संदेह है। 3.4 है या 3.3 है या 5.3 कहा है उन्होंने। लेकिन यह बात सही है कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स को जो है एलोकेशन के बजाय बोरो करने के लिए कहा गया, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैं हाउसिंग के बारे में बताऊं, एलोकेशन 6,000 करोड़ के आसपास रहा है, लेकिन 25,000 करोड़ जो है वो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त हमारी एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज 9% ऑफ जीडीपी है। इसको मुझे लगता है डिफिसिट में ऐड करना चाहिए, फिस्कल डिफिसिट में ऐड करना चाहिए, जिसकी वजह से यह होगा अगर पब्लिक सेक्टर आपकी मार्केट में जाकर बोरो कर रही है तो एमएसएमईज के लिए बोरो करना मुश्किल रहेगा कि वो क्राउडिंग आउट हो सकता है। दूसरी बात, अगर हाउसिंग और फूड के लिए अगर आप एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं तो आपकी टारगेटिंग पोरेस्ट ऑफ द पोर पर होना मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है कि हाउसिंग में शॉर्टेज जो 12 मिलियन अर्बन एरिया में है उसमें 93% जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। वहां आपने कहा 50 लाख वाले लोगों को आपने इंटरेस्ट सब्सिडी दे दी, तो ऑब्वियसली टारगेटिंग तो नहीं हो रही है ना, क्योंकि 50 लाख का घर जो खरीद सकता है वो निश्चित रूप से पॉवर्टी लाइन के आसपास कहीं नहीं है। बिल्कुल, टारगेटिंग जो होनी चाहिए थी वो बजटरी रिसोर्स से ही आ सकती थी और वो नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि जो रिएक्शन है सेंसेक्स का रिएक्शन मुझे लगता है ये इसी पर है कि 5 करोड़ के लोगों को इतना ये बढ़ा दिया, सरचार्ज बढ़ा दिया। लेकिन रियल जो घोषणा की गई है वो ये है कि 99% ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर विल बी कवर्ड फॉर 25%। ये बहुत बड़ी घोषणा है। मुझे लगता है ये बड़े उद्योगों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन एमएसएमई को वाकई फायदा होगा या नहीं मुझे नहीं पता। एमएसएमई पर हम आएंगे, लेकिन अरुण जी, जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, बड़ी बड़ी चीजें कही गई है, विजन तो अच्छा दिखाया गया है कि नल से हम जल दे देंगे, किसानों की आमदनी को दोगुनी कर देंगे, 2022 तक झुग्गी झोपड़ियां खत्म हो जाएंगी, सबको पक्के घर मिल जाएंगे। लेकिन क्या हमारे सिस्टम के अंदर इतना पैसा है कि इन योजनाओं को हम जमीन पर उतार सके? देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने बजट स्पीच सुनी उसके अंदर हमने रिसोर्सेज का नाम नहीं सुना कहीं पे भी। रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? जो कल हमने इकोनॉमिक सर्वे में सुना था सुबू साहब को, वो बोल रहे थे कि इन्वेस्टमेंट, क्रिएशन ऑफ इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, क्रिएशन ऑफ जॉब्स, देन इंक्रीज इन इनकम एंड फिर डिमांड, और फिर कोई साइकिल, जो वर्चुअस साइकिल की उन्होंने बात की थी, वो मेरे को इन्वेस्टमेंट्स
रिसोर्सेज जो बार बार आप सब लोग पूछ रहे थे उनसे कि भाई रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, ये बताइए आप, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, उसका जवाब मेरे को इनकी बजट स्पीच में अभी तक नहीं दिखाई दिया। हो सकता है जो बजट की डिटेल्स हों उसके अंदर कुछ हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन्होंने जो एक छोटी सी बात बोली कि जो नई इन्वेस्टमेंट आएंगी, एफडीआई आएगी, उसको इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बेस के ऊपर जो टैक्स इंसेंटिव मिलेंगे, शायद उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर सरकार भरोसा कर रही है, लेकिन उसके अंदर ना तो हमें लेबर रिफॉर्म्स का मालूम है, ना उसके पैरामीटर्स का मालूम है, और वो सिर्फ फॉरेनर्स के लिए है या हम लोगों के लिए भी है, इसका एक खुलासा जब डिटेल बजट का डॉक्यूमेंट मिलेगा तभी दिखाई देगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है, ये 5 साल का जो $5 ट्रिलियन का ड्रीम है, ये सारा डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी इतनी बड़ी तो इतना बड़ा टारगेट हासिल करना कोई सरकार के लिए आसान नहीं है। और मैं इस पर आपका ध्यान दिलाऊंगा। मैं पढ़ रहा था सुबह जब बजट के बारे में, तो मैंने एक इंसिडेंट पढ़ा जब नितिन गडकरी ने बिना वित्त मंत्रालय से एक पैसा लिए एक हाईवे को कंप्लीट कर दिया था मार्केट बोरोइंग के आधार पर। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन उससे पहले हरवीर जी, मैं जानना चाहूंगा, बार बार ये बात हुई 1 मिनट सर, मैं आपके क्या सकता हूं, बार बार ये बात हुई कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दोगुना कर देंगे। कैसे करेंगे? क्या आपको ये कदम पिछले 3-4 साल या आज के उनके विजन डॉक्यूमेंट या उसको बजट का भाषण हम जो कह लें उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं कि कैसे ये दोगुनी होगी? देखिए दीपक जी, इस बजट में जो किसानों की आमदनी दोगुनी करने का जो मसला है उसके ऊपर सिर्फ पुरानी बातों को दोहराया गया है, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना और बाकी जो ई-नैम, ये सब पुराने मसले हैं और इनकी समीक्षा होनी चाहिए थी, क्योंकि वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए किसानों की जो नेट इनकम है वो गिर रही है, तो उसको आप डबल कैसे करेंगे? उसके लिए वाकई एक जो कहते हैं ना कि ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी। कल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड यूज भी किया गया। तो मुझे बजट में, और क्योंकि अभी जैसे हम सब लोग सहमत हैं कि अभी बजट के जो फाइन प्रिंट है, जब आप देखेंगे, एलोकेशन देखेंगे, नंबर देखेंगे, वो जब सामने आएंगे उसके बाद कुछ कहने की स्थिति होगी। लेकिन कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है उन बातों में जो कि पहले से चल रही हैं। तो या तो उन्हीं के भरोसे है कि उनको अच्छे से लागू कर ले और हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, तो ये अभी देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर आपके पास आऊंगा। हम आगे बात करेंगे कि जो ईज ऑफ लिविंग की बात की जा रही है, यानी एक आम भारतीय के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की, उस ईज ऑफ लिविंग में क्या क्या कदम सरकार उठाने वाली है और कैसे आपका और मेरा जीवन स्तर ऊपर उठेगा, चाहे वो शहर का व्यक्ति हो, चाहे वो कस्बे का व्यक्ति हो, चाहे वो छोटे से गांव का व्यक्ति हो, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है हमारे पास बजट के बारे में संसद से। और सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बजट पर क्या कहा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर जी हैं। सर, सरकार ये कह रही है कि ये बजट जो है आम आदमी का बजट है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं, विपक्ष कैसे देखता है? देखिए, आम आदमी को क्या मिलेगा जब हम दुनिया से सबसे ज्यादा रेट दे रहे हैं पेट्रोल और डीजल के लिए, तो आम आदमी के लिए इसमें बिल्कुल दिक्कत ही होने वाला है, कोई बेनिफिट दिखाई नहीं। कि न्यू इंडिया का बजट है, मिडिल क्लास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारा बजट का एलोकेशन किया गया इसमें। देखिए, वो सब डिटेल्स तो वो लोग दिखाए नहीं, लेकिन जो हम सुना भाषण में, इसमें तो हमें कुछ नहीं सुन पाया कि आम आदमी को जो बेनिफिट होने वाला। नंबर्स देने होंगे तो कितने नंबर देंगे इस बजट को? निर्मला सीतारमण ने जिसे पेश किया है, देखिए उसने तो मतलब क्लियरली बोला, लेकिन पता नहीं, पूरे बजट के फिगर आंकड़े देखने के बाद बता सकता हूं। अभी के लिए मैं कुछ नंबर देने के लिए तैयार नहीं हूं, वो खुद ने हमें नंबर नहीं दिए अब तक। तो चलिए, विपक्ष जो है इस बजट से संतुष्ट नहीं। उनका ये कहना है कि अभी आंकड़े आने दीजिए, उसके बाद वो टिप्पणी कर पाएंगे कि इस बजट में नए इंडिया के लिए क्या कुछ है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। रक्षा मंत्री ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट को ऐतिहासिक बताया है। अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने इस बजट पर दी है। क्या कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, आइए देखते हैं। इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक ले जाने में पूरी तरह से सफलता हासिल करेगा। देश को कितना सशक्तिकरण देगा डिफेंस के, और साथ ही साथ इसमें समाज के सभी वर्गों की इस चिंता की गई है, चाहे समाज का गरीब हो, किसान हो, पिछड़ा हो,
सभी की, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, समाज के सभी सेक्शन की चिंता इस बजट में की गई है। मैं कह सकता हूं कि यह फ्यूचरिस्टिक बजट है और जो यह लक्ष्य है कि भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक ले जाने का, तो इस लक्ष्य को यह बजट प्राप्त करने में कामयाब होगा। शुक्रिया सर। स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है मोदी 2.0 सरकार में और उन्हें स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया गया है। महेंद्र नाथ पांडे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है जिसका उन्हें इनाम मिला है। इस बजट के बारे में वो क्या कहते हैं, देखते हैं। इसमें ग्रामीण भारत, युवा भारत, महिलाओं के विकास, सबके लिए बहुत ही शानदार प्रबंध किए गए हैं। निर्मला सीतारमण जी को 2 घंटे 10 मिनट तक बिना एक घूंट पानी पिए अविरल प्रवाह के साथ इतना शानदार बजट पेश करने के लिए बहुत बहुत बधाई है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि रोजगार सृजन को लेकर इसमें कोई बात नहीं कही गई है। रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं सृजित हैं इसमें। तो चलिए, निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, सरकार का ये कहना है कि ये बहुत ही अच्छा बजट है और इसमें नए भारत के निर्माण की अपार संभावनाएं हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो हम बात कर रहे हैं मोदी 2.0 सरकार के सबसे पहले बजट की, जिसे देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। भले से ही टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन ईज ऑफ लिविंग की बात की गई है, यानी आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारा जाएगा। इसी बजट पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने क्या प्रतिक्रिया दी है, उनसे बात की हमारे सहयोगी रविकांत राय ने। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ हैं। प्रहलाद जी, जो आज बजट पेश किया गया है, विपक्ष ये कह रहा है कि इसमें रोजगार सृजन को लेकर कोई बात सरकार की तरफ से नहीं कही गई। मुझे लगता है कि विपक्षी दलों के लोगों को ये मानना चाहिए कि जो कुछ सीधी और सपाट बात वित्त मंत्री ने कही है कि अभी तक हम अधिकारों की बात करते थे, वही बात वो फिर से कह रहे हैं। हम अब कर्तव्यों के फेस पर आ जाएं। संसाधन हैं, अवसर हैं लोगों को, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का और परिचय देंगे तो और तेज गति आएगी। चलिए, अभी तक जो है सिर्फ अधिकारों की बात होती थी, अब सरकार कर्तव्यों की बात करी और बजट में आम जन की भागीदारी है, उनके लिए सरकार ने सोचा है, ऐसा केंद्र सरकार के मंत्री मानते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो शेयर मार्केट ने आखिरकार निर्मला सीतारमण के इस बजट पर निगेटिव शुरुआती प्रतिक्रिया क्यों दी? क्योंकि बजट आने से पहले सेंसेक्स 40,000 के पार चला गया था। इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जाने मानी अर्थनीति के एक्सपर्ट और शेयर बाजार के बहुत बड़े जानकार धीरेन्द्र जी हैं। धीरेन्द्र जी, आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले, आपको क्या लगता है इनिशियली शेयर मार्केट ने बजट के तुरंत बाद निगेटिव क्यों रिएक्ट किया? बजट बाजार के छोटे और एक दिन के मूवमेंट का आप कोई खास मायने नहीं निकाल सकते और 200-400 पॉइंट बाजार का ऊपर नीचे होना 40,000 के बेस पे कोई खास मतलब नहीं रखता है। लेकिन अभी लोगों को बजट को समझने में समय लगेगा। मुझे केवल आधे घंटे में बजट सुनने के बाद और अभी यहाँ तक पहुँचने में मुझे ये समझ में आया है कि एक बड़ी चीज़ थी जो वित्त मंत्री के भाषण के बोलने के क्रम में वो समझ में नहीं आया, लेकिन वो मुझे लगता है कि जो अभी बाजार की एक बहुत बड़ी समस्या है कि एक अविश्वास का माहौल है, NBFCs क्राइसिस में है, लोग एक दूसरे को, और इसके वजह से जो फाइनेंस का जो व्हील है वो रुकता हुआ दिख रहा है। एक काफ़ी ऐतिहासिक काम इस बजट में हुआ है कि पहली बार प्राइवेट सेक्टर के फाइनेंसिंग को सरकार ने उसको अंडरराइट किया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक बढ़िया NBFC को पैसे देगी और अगर उसका नुकसान हो जाता है तो पहले 10% नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। ये मुझे लगता है काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड है और इसके वजह से बाज़ार में काफ़ी विश्वास रिस्टोर हो सकता है। दूसरा चीज़ जो कि लॉन्ग ड्रॉन है, जो कि डेट मार्केट को डीपन करने के लिए जो प्रावधान किया गया है कि जो डिपॉजिटरी हैं उनका इंटर ऑपरेटेबिलिटी, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट क्रम है। बहुत साल से इसकी बात की जा रही है कि लॉन्ग टर्म डेट फंड को बाजार को प्रोत्साहन देना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता था। इस बार कदम उठाया गया। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन के तो बहुत सारे कारण हैं। एक दूसरा चीज़ जो मुझे लगता है कि काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड है कि अभी तक आप अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, में खर्च कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए आप निवेश कर रहे हैं,
अब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अगर आप करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी ब्याज पे, ये मुझे लगता है काफ़ी अनयूजुअल है। उसके अलावा जो सिंप्लीफिकेशन का क्रम है कि जिस तरह से आधार, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे आधार के आधार पे, तो ये मुझे लगता है बड़ा सिंप्लीफिकेशन है। उसके अलावा जो छोटे जो जिसकी हम बात कर रहे थे बहुत सालों से, और पिछले इलेक्शन का ये एक मुद्दा था कि टैक्स टेररिज्म, और इस बजट में पहला कदम उठाया गया है कि अब आपको टैक्स ऑफिशियल आपका स्क्रूटनी करेगा, और वो कौन करेगा ये पता नहीं है। वो जो उसका फेसलेस हो जाना, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप है, और इससे करप्शन को रोकने में मेरे ख्याल से काफी हद तक मदद मिलेगी, और जो चलता है सिस्टम उसको रोकने के अंदर आसानी होगी। लेकिन धीरेन जी, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर समझना चाहता हूँ जो बेहद महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कि जो मनी इकोनॉमी के अंदर रूट आउट करने के लिए, चाहे वो 100 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, 25 लाख करोड़ रूरल इकोनॉमी के लिए हो, मनरेगा के लिए हो, नल और जल के लिए हो, आपको लगता है कि इससे ईज ऑफ लिविंग में आदमी को आसानी होगी, आदमी का जीवन स्तर उठेगा जब मार्केट के अंदर इतना पैसा सर्कुलेट करेगा जिसकी बात कही जा रही है सरकार के द्वारा? एक बहुत बड़ा बदलाव जो कि मुझे पिछले 1-2 साल के बजट में और इस बजट में खासकर दिख रहा है कि पहले वित्त मंत्री के भाषण में 50 स्कीम के बारे में बात किया जाता था, और हमारा सोच ये होता था कि कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब कोई 1-2 बड़ा चीज केवल बोला जाता है और उसमें हमें विश्वास होता है कि ये होगा, क्योंकि पिछले 4-5 साल में इस सरकार ने जो 3-4 कदम उठाए और उसका आपको क्वांटिटेटिव एविडेंस मिला कि हाँ सचमुच ऐसा हुआ है। गैस पहुंचाया जाना था, 7 करोड़ गैस कनेक्शंस, गैस पहुंच, और अब ये कहा जा रहा है 2022 तक हर आदमी को पक्का घर भी मिलेगा, गैस भी मिलेगी। बिजली पहुंचाना था, बिजली पहुंच गया। तो अब अगर आपको बोला जा रहा है कि पानी पहुंचाया जाएगा और पानी पहुंच जाता है, तो लोग अब हम बहुत सारी स्कीम के बजाय 1-2 बड़ी स्कीम की बारे में और उसमें हमारा विश्वास, और काफी सारी चीजें इससे एक्सप्लेन भी होती है। आपने नल और जल की बात कही जिसकी बात सरकार कर रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है शायद ये बिजली पहुंचाने से या फिर गैस पहुंचाने से एक बड़ा काम है, क्योंकि पानी एक समस्या है इस देश के अंदर, और सिर्फ इस देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर पानी एक समस्या है।